हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होगा खंड अ में सबसे पहले आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। और उसमें देखिए, पहला प्रश्न क्या हमसे पूछा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को अगर हम 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। जब आपको बोल दिया है कि 65 और 117 का एचसीएफ इतना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब 65 और 117 का एचसीएफ इसके बराबर होगा और इसके बाद m का मान ज्ञात करो। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे कि जो 65 दिया हुआ है और यहाँ पे 117 दिया हुआ है, इसका आप एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ निकालने का तरीका आपको मालूम होगा। जैसे 65 को पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 13 5 65, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 13। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है 117। 117 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, यस 117 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 3 9 और 13 9 117। ठीक है, 13 बार में तो 3 गुणे 13, 3 गुणे 3 गुणे 13, 17 117 को हम इसी तरह रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद देखो इतना काम हो जा रहा है ना। अब सिंपल देखो एचसीएफ कैसे निकालते हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब एचसीएफ जो होगा मेरे प्यारो जो कितना हो गया, 13 हो गया। जब एचसीएफ आपको मालूम चल गया 13 होगा, तो यही 13 जो है वो 65 माइनस 117 के बराबर होगा। अब नीचे आप क्या करोगे यहाँ पे कि 65 m और माइनस 117 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। और यहां से जब आप निकालोगे 65 m बराबर, तो 65 m बराबर क्या हो जाएगा आपका 13, और माइनस 117 उधर जाएगा तो प्लस 117 आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा आपका 65 m बराबर 13 और 117 मिला के 130 होता है। और यहाँ से जब m का वैल्यू हम निकालेंगे तो 130 और 65 गुणा में उधर जाएगा तो 65 भाग में हो जाएगा। तो 65 दूनी के 130, m बराबर कितना आ गया 2, और वही m का वैल्यू हमसे पूछा था, तो m बराबर 2 आ गया। देखते हैं ऑप्शन में दिया है, देना चाहिए m बराबर 2, मतलब बी वाला ऑप्शन। देखो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहले का बी। क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर दूसरा। देखो क्या है कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद मेरे प्यारे बच्चों कौन नहीं इसमें से है, तो इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स की 2 घात है, वो भी धनात्मक है, ये तो बहुपद है। ये भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स की 2 घात है, ये भी बहुपद है। इसमें भी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी बहुपद है। बच गया यह, अब इसको हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो दिया क्या है, एक्स प्लस 3/x। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो नीचे एक मान लो, एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो एक्स में एक्स गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बच गया 3। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एक्स स्क्वायर और प्लस 3, और बटे में क्या हो गया मेरे प्यारों, एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटे एक्स और प्लस 3/x। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक्स से एक्स ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल। ठीक है, तो बच जाएगा आपका एक्स और प्लस 3/x। लेकिन इतना याद रखना कि जो नीचे होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका प्लस घात होता है, जब ऊपर जाएगा तो एक्स का माइनस घात हो जाएगा। तो एक्स का माइनस घात है इसलिए ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, इसलिए डी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जो घात है वो ऋणात्मक है। तो डी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। देखो क्या है, तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। देखो ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। आपको दो समीकरण दिया हुआ है, एक आपको दिया है 2x प्लस 3y बराबर 18 दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण पहला है। और एक आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 2y बराबर 2 दिया हुआ है, ये समीकरण दूसरा है। ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है। इसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू बराबर होना चाहिए। जैसे 2x है, यहाँ पे x है, अगर समीकरण 2 में अगर मैं 2 को गुणा कर देता हूं तो ये भी 2x हो जाएगा। बिल्कुल, तो समीकरण 2 में 2 को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x और माइनस 2 दूनी के 4y बराबर 2 दूनी के 4। अब यह नया समीकरण बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम हम 3 रख देते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 देखो। अब समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटा दो, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में से हम घटाने जा रहे हैं समीकरण तीसरा। तो समीकरण 1 में से समीकरण तीसरा हम घटा देते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास है 2x और प्लस के 3y बराबर के 18, और इसमें से तीसरा घटाना है, मतलब कि 2x और माइनस के 4y बराबर 4 घटाना है। तब घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, ये भी प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे देखो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्लस 4y प्लस 3y मिलकर हो जाएगा 7y बराबर, और 18 में से 4 जाएगा तो 14। ठीक है, अब यहां से मैं y निकालूं तो y बराबर क्या आ जाएगा, 14 बटे में 7। अब घटा दो, 7 दूनी के 14, तो y बराबर क्या आ गया 2। अब y बराबर यहाँ पे 2 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण पहला में रख दो या समीकरण तीसरा में। तो यहाँ हम y बराबर 2 का मान हम समीकरण पहला में रख देते हैं। y बराबर 2 का मान किसमें, समीकरण पहला में रख देंगे तो हमें x का वैल्यू मालूम चल जाएगा समीकरण पहला में रखने पर। समीकरण पहला हमारे पास क्या है, 2x और प्लस के क्या है 3y बराबर क्या 18 है। तो जहां पे भी y आएगा वहां पे हम 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 3 गुणे y आ गया, तो y की वैल्यू 2 रख लो, बराबर इधर हो गया 18। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 3 6 बराबर इधर हो गया 18 आपका।
इसके बाद क्या करोगे, ये हो गया 2x बराबर 18 प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस के 6, तो 2x बराबर 18 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 12, और यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 12 बटे के 2, कटा दोगे तो x बराबर 2 6 के 12, x बराबर क्या गया 6। अब x बराबर 6 y बराबर 2, x बराबर 6 y बराबर 2, मतलब मेरे प्यारों जो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो दिया है, बिल्कुल देगा। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 4 क्या है। देखो प्रश्न नंबर 4 है कि समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। देखो इसे कैसे लगाएंगे, अब यहाँ पे समीकरण दे दिया, मूलों का योग पूछा है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एबीसी के वैल्यू ज्ञात करो। जैसे दिया आपको 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 बराबर 0 दिया है ना, तो यहाँ ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 5, बी बराबर माइनस के 3 आ जाएगा और सी बराबर 2 आ जाएगा। इतना तो जानते ही हो आप। ठीक है, अब मूलों का योग याद करना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा तो आप आराम से हल कर पाओगे। देखो मूलों का योग का एक फार्मूला चलता है, मूलों का योग का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों कि माइनस यहाँ पे लगाया जाता है, सूत्र में ही माइनस होता है, माइनस यक्स का गुणांक क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यह फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आप ही देखो माइनस लगाया तो माइनस, तो फार्मूला में तो माइनस लगा दो, यक्स का गुणांक, यहाँ पे यक्स गुणांक क्या है माइनस के 3, तो माइनस के 3 और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है 5 है। देखो यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 और नीचे 5, मतलब 3/5 यहाँ पे जो होगा वो मूलों का योग होगा, 3/5। देखिए आंसर में दिया है तो 3/5 मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यह 3 है, इसको 5 नहीं, ये 3 कर लेना है, यह 1/3 है, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, ये 1/3 है, 1/3 फिर 5/3 फिर 9/3 फिर 13/3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रथम पद ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। यहाँ पे एक चीज देखो A1, ठीक है, A1 बराबर कितना दिया है 1/3 हो जाएगा। इसी तरह A2 जो है, A2 हमारे पास कितना है 5/3। इसी तरह A3 की अगर हम बात करें, A3 हमारे पास 9/3 है, और A4 की बात करें, A4 हमारे पास 13/3 है। अब हमें ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों प्रथम पद। अब प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, ए से। अब प्रथम पद ए हमारा जो है वो A1 के बराबर होता है, मतलब A1 को ही प्रथम पद कहते हैं। A1 हमारे पास क्या है 1/3, तो प्रथम पद तो 1/3 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है सर्वांतर, सर्वांतर भी तो पूछा है। अब सर्वांतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, सर्वांतर क्या होता है डी। और सर्वांतर निकलता कैसे है, तो A2 माइनस A1 से निकलता है। A2 आपके पास क्या है 5/3 है, और A1 जो है आपका 1/3 है, तो नीचे तो 3 ही होगा क्योंकि 3 बराबर है हर, अब 5 में से एक जाएगा तो 4, तो 4/3 सर्वांतर आ गया, और 1/3 यहाँ पे प्रथम पद आ गया, तो 1/3 4/3 देखो दिया है, 1/3 4/3 मतलब कि पहला वाला ऑप्शन देखो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि चित्र में, चित्र आप देख रहे हो, कह रहा है कि डीई जो है बीसी के समानांतर है, ये जो डीई रेखा है वो बीसी के समानांतर है। इसके बाद बोला है कि एडी बराबर एक्स, एडी का वैल्यू यहाँ पे आपको एक्स दिया हुआ है, और डीबी का वैल्यू जो है एक्स माइनस 2, ये डीबी का वैल्यू एक्स माइनस 2 दिया है। फिर बोला है एई बराबर एक्स प्लस 2, एई बराबर जो दिया है वो एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। इसके बाद ईसी जो है एक्स माइनस 1, तो ईसी बराबर एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। अब बोला एक्स का मान ज्ञात करो। अब मेरे प्यारे बच्चों जब यह रेखा इस रेखा के समानांतर है तो भुजाएं समानुपातिक होंगी थेल्स प्रमेय के अनुसार। इसको हम लिख सकते हैं कि एडी, एडी बटे में डीबी, एडी बटे में डीबी बराबर होगा एई, एई बटे में ईसी के थेल्स प्रमेय के अनुसार। किसके प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब यहाँ पे वैल्यू बस रख दो, एडी का वैल्यू दिया है एक्स, और बटे डीबी का वैल्यू दिया है एक्स माइनस के 2, बराबर एई का वैल्यू दिया है एक्स प्लस के 2, और बटे ईसी का वैल्यू दिया है एक्स माइनस के 1। फिर ये गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा एक में करोगे तो एक्स बराबर इधर करोगे तो देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए हमारे पास एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, माइनस बी हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से यह एक्स स्क्वायर कैंसिल, और इस माइनस से यह माइनस कैंसिल, इधर बच गया एक्स, इधर बच गया 4, बात खत्म। एक्स बराबर 4 आ गया, मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब लोग कितना ज्यादा सिंपल हो गया, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया ना ये प्रश्न।
चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7वां। देखो प्रश्न नंबर 7वां क्या मेरे प्यारे बच्चों, कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीले गेंदे हैं। कह रहा है कि थैले से यदि छाया एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रयोजकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक थैले में 3 लाल गेंद और 2 नीले गेंद, टोटल कितने गेंद होगी? तो टोटल तो 5 गेंद होगा, तो नीचे तो 5 आएगा। ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल, या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। लेकिन उसमें भी कौन सी गेंद निकाली जा रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो एक गेंद निकाली जाती है और नीली गेंद निकाली जाती है। नीली गेंद की संख्या कितना है? 2। तो ऊपर तो 2 ही होगा, मतलब 2/5 आएगा। प्रायिकता मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, देखते ही आंसर कर डालोगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि यदि 5, 10, 15, आर 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। अब मेरे प्यारों जो समांतर माध्य पूछा है, समांतर माध्य क्या कहता है कि दी हुई संख्या को जोड़ दो, मतलब कि 5 + 10 + 15 और प्लस आर। आर की बात दिया हुआ है 20, 20 + 35 और 35 + 40, ठीक है, इतना दिया है, 40 तक दिया हुआ है, ठीक है। और बटे में जितनी भी संख्या होती है उसका भाग दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या 7। और समांतर माध्य, समांतर माध्य टोटल 21 आपको दिया। समांतर माध्य की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 21 लिख देंगे। अब 21 गुणा 7 में करोगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी के 14, 147 बराबर। और जब इनको जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 125 प्लस आर आएगा। 125 प्लस क्या आएगा? आर आएगा। जोड़ लेना, जोड़ लो। 15 15 दूनी के 30, 30 50 और 50 40 90 और 90 और 35 कितना होता है? 125 ही तो होता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हो जाएगा 147 प्लस 125 इधर आएगा तो माइनस 125 बराबर के आर। अब 147 में से 125 अगर घटा दें तो कितना बच जाएगा? 5 2 7 22 बच जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया? 22। और यही आर का वैल्यू पूछा था, तो आर बराबर 22, मतलब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। अरे 8वां ही प्रश्न तो था, 9 प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर 9 है। क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? अब लंबवृत्तीय बेलन है, मैं एक छोटा सा बेलन बनाता हूं, ठीक है। अब देखो यह आपका बेलन है। अब बेलन में मेरे प्यारे बच्चों बोला है यहाँ पे कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल, ये जो पूरा का पूरा आधार का क्षेत्रफल है, तो आधार इसका कैसा है? वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा उसके आधार का व्यास बताइए। व्यास मतलब यहां से लेके यहां तक व्यास पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों दिया है, तो क्या होता है यहाँ पे? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया है हमको 9 पाई, ठीक है। कितना दिया है? 9 पाई दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई के बराबर कर दिया। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर आ गया 9। अगर मैं आर निकालूं तो आर बराबर आ जाएगा 3। 3 सेंटीमीटर आर आ गया। लेकिन आर से हमको मतलब है नहीं, त्रिज्या हमको नहीं, हमें व्यास चाहिए। और व्यास जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो त्रिज्या की दुगनी होती है। तो डी बराबर 2r, तो डी इंटू 2, 2 गुणे आर, आर का वैल्यू कितना है? 3। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का दुगना होता है। तो त्रिज्या अगर हमारा 3 है तो व्यास 6 होगा, और क्या? व्यास ही पूछा था 6, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्या बोला है यहाँ पे कि किसी पेड़ की छाया उसकी लंबाई से करनी में 3 गुनी है और सूर्य का उन्नयन कोण का मान होगा, ठीक है। देखो कैसे इसको लगाएंगे, सिंपल प्रश्न है। तो कह रहा है किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से करनी में 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। अब यहाँ पे हम एक चित्र बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पहले चित्र बना लेता हूँ, जैसे यह जमीन है और यह पेड़ में बना लेता हूँ, ठीक है। और यह सूर्य का मैं उन्नयन कोण बना लेता हूँ और ये इसकी छाया है। अभी बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसका नाम रखो, ए रख दो, इसका बी नाम रख दो, इसका सी नाम रख दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीसी जो है पेड़ है, ये बीसी को आप पेड़ मानो। तो बीसी पेड़ है तो ए भी क्या हो जाएगी? छाया हो जाएगी। ए भी क्या हो जाएगी? छाया। और ए वाला जो है वो सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा, इसको हमने थीटा मान लिया और यही पूछा है हमसे, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे। तो बीसी, बीसी हमको मालूम नहीं, तो बीसी को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। कि इसलिए एक्स मानेंगे क्योंकि बोला किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से करनी में 3 गुनी है। तो अगर पेड़ पेड़ अगर यक्स है तो छाया क्या होगा इसका? तो छाया इसका जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, यक्स करनी में 3 होगा, क्योंकि उसका करनी में 3 गुना है, तो यक्स करनी में 3 कर दिया हमने। तो छाया उसका 3 गुना हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो करनी में 3 गुना कर दिया। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमसे पूछा है, तो वही हम लगाएंगे टेन थीटा, ठीक है। लंब बटे आधार, लंब दिया है, आधार दिया, टेन थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारे पास बीसी है, आधार की अगर हम बात करें तो आधार हमारे पास ए बी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और थीटा की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, बीसी की वैल्यू यक्स और ए बी की वैल्यू दिया है हमको यक्स करनी में 3। तो यक्स से यक्स कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बराबर ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया करनी में 3। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा बराबर 1 बटे करनी में 3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको 10 30 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि 10 30 अंश का वैल्यू ही 1 बटे करनी में 3 होता है। तो यहाँ से 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और बच जाएगा थीटा बराबर 30 अंश। यही सूर्य का क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण हो जाएगा। देखो ऑप्शन में दिया है, देना चाहिए। तो 30 अंश मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला ऑप्शन देखो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 अंश।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 में। देखो प्रश्न नंबर 11 में सिर्फ वैल्यू आपको मालूम रहेगा तो काम बन जाएगा, वैल्यू बस पुटअप करना है। देखो वैल्यू क्या है, बोला है कि 2 10 स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। अब देखो 2 इंटू 10 45 अंश, और 10 45 अंश का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए 2 लिख दिया, गुणे 10 45 अंश का वैल्यू 1 था, 1 का स्क्वायर हमने कर दिया। इसी तरह cos 30 अंश, तो cos 30 अंश का वैल्यू होता है करड़ी में 3/2, तो इसको हम रख देंगे करड़ी में 3/2 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस sin 60 अंश, sin 60 अंश का वैल्यू भी उतना ही सेम होता है, करड़ी में 3/2 ही होता है, इसको लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब एक चीज नोटिस करो, प्लस करड़ी में 3/2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3/2 का स्क्वायर, पूरा का पूरा कैंसिल कर दो, इधर बच जाएगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 2, बात खत्म। देखो कितना जल्दी आंसर आ गया, कितना आ गया 2 आंसर आ गया। 2 मतलब मेरे प्यारों जो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, देखो प्रश्न नंबर 12 में। देखो प्रश्न नंबर 12 क्या है, प्रश्न नंबर 12 दिया है कि बिंदुओं x, y और माइनस x, माइनस y के बीच की दूरी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करेंगे कैसे इसको हल। दो बिंदु दिया है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह मान लेते हैं, इस बिंदु को a मान लेते हैं, इस बिंदु को b मान लेते हैं। अब a का निर्देशांक आपको दिया है x, के y, और a का निर्देशांक आपको दिया है माइनस x, के माइनस y दिया हुआ है, और पूछा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, मतलब ए बी के बीच की दूरी पूछा है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों की x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और इसमें यह x1 है, यह y1 है, और ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। अब बस वैल्यू आपको रखना है और इसको हल करना है। तो देखो हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले करनी लगाएंगे, x1 मतलब x और माइनस x2 मतलब माइनस x, तो ये माइनस आएगा तो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, इसका x स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास है y और माइनस y2 हमारे पास माइनस y, तो ये हो जाएगा प्लस y, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों करने में क्या हो जाएगा, x x मिलकर हो जाएगा 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस y y मिलकर हो जाएगा 2y, तो 2y का स्क्वायर। इधर ए बी बराबर हो जाएगा करनी में 2x स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी के 4x स्क्वायर, और प्लस 2y का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी के 4y स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों करनी में क्या हो जाएगा, तो देखो यह 4 और ये भी 4, तो 4 को यहाँ पे ले लो कॉमन, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 तो बाहर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये करनी में आपका हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, करनी में ही बच जाएगा, और ये ही ए बी की दूरी होगी। ठीक है, तो यही ए बी की दूरी होगी, यह हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न, देखो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल पूछा है। अब देखो ये भी बहुत आसान है, कितना आसान से लगाओगे इसको। तो देखो यह प्रश्न है मूलों का गुणनफल है, मैं ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक है वही फार्मूला ही है, मूलों का गुणनफल, यहाँ पे नोट कर लो। जब भी मूलों का गुणनफल पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो मूलों का गुणनफल सी बटे ए होता है। क्या होता है, सी बटे ए। सी आपका अचर पद, तो अचर पद इसमें क्या है, कहीं दिख ही नहीं रहा, तो अचर पद को 0 मानो। और ए मतलब जो होता है मेरे प्यारे बच्चों x स्क्वायर को गुणांक ए कहता है, तो ए आपके पास 3 है, तो 0/3 का मतलब 0, बात खत्म करो। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ गया। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में सॉल्व करना है। आगे देखो बोला कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के बराबर 0 का विविधकर 88 है, तो के का मान हो। विविधकर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह विविधकर है। तो विविधकर आपको मेरे प्यारे बच्चों 88 दिया हुआ है, तो डी बराबर 88 आपको दिया है, बराबर बी स्क्वायर, बी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों यक्स का गुणांक होता है, बी हमारे पास -4 है, तो -4 का स्क्वायर कर दो, -4 गुणे ए हमारे पास यक्स स्क्वायर गुणांक 3 है, सी हमारे पास अचर पद माइनस का के है, तो ये हो जाएगा आपका 88 बराबर -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12 के, तो हो जाएगा 88 प्लस 16 इधर आएगा तो -16 बराबर 12 के, तो घटेगा तो 8 में से जाएगा तो 2, 8 में से जाएगा तो 7, 72 बराबर 12 के, तो 12 6 72, 6 बार में कट जाएगा, के बराबर क्या आ गया 6 आ गया, बात खत्म। के बराबर 6 मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इतना छोटा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे, तो 14वां क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया। आगे देखिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, अनेक हल होने का प्रतिबंध आपको मालूम होना चाहिए। अनेक हल होने का प्रतिबंध a1 बटा a2 जो है वो बराबर होता है b1 बटा b2 के, और ये भी बराबर होता है c1 बटा c2 के, यही होता है अनेक हल होने का प्रतिबंध। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप निकालिए वैल्यू। a1 बराबर क्या होगा, a1 बराबर k, इतना तो निकालने जानते ही हो। b1 बराबर क्या हो जाएगा, y के आगे कुछ नहीं है, तो एक c1 बराबर क्या होगा, c1 बराबर k स्क्वायर निकल जाएगा। इसी तरह नीचे a2 निकालो, a2 बराबर इस समीकरण से 1 आएगा यहाँ से, b2 बराबर b2 क्या है, b2 बराबर k,
इसी तरह C2 बराबर क्या आ जाएगा, C2 बराबर 1। अब वैल्यू निकल गया ना, वैल्यू पुट अप कर दो A1 बटे A2, A1 का वैल्यू K और A2 का वैल्यू 1 बराबर B1, B1 का वैल्यू 1 और B2 का वैल्यू K। अब इतना से ही चाहोगे तो हल कर दोगे, K में K का गुणा करोगे तो K स्क्वायर बराबर 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1। यहाँ से K निकालोगे, ये वर्ग है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा। तो K बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है, तो K बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा, बात खत्म। प्लस माइनस 1 मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब इतना ज्यादा समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है, इतना तेजी से करो, ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। अब 16वां प्रश्न देखो, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, सर्वांतर पूछा है। सर्वांतर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 आपके पास है 1 और A1 आपके पास है 3, घटा दोगे तो -2 आएगा और यही सर्वांतर होता है, मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ, इसमें समय आपको गंवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखो 17वां क्या है, 17वां देखो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया कि cos थीटा बराबर a बटे b, तो tan थीटा का वैल्यू पूछा है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिया है cos थीटा बराबर a बटे के b, दिया है कि नहीं। चलो, एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों करली में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला चलता है साइन थीटा बराबर। ठीक है, अब करने की क्या जरूरत है यहाँ पे कि यहाँ वैल्यू रख दो, करली में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास का वैल्यू है a बटे b, इसका आप कर दो क्या, स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो करने में पूरा क्या आ जाएगा, 1 माइनस a स्क्वायर और बटे में b स्क्वायर, यही आएगा। अब यहां से जब वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे b स्क्वायर गुणा एक में होगा तो b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर और नीचे आपका b स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर का वर्गमूल होगा तो सिर्फ b ही बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, b आ गया। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा, ये किसके बराबर आ रहा है, सब साइन थीटा। यहाँ पे भी आपका साइन थीटा ही है, इधर भी आपका साइन थीटा ही है, ये भी आपका साइन थीटा ही है। तो साइन थीटा का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों इतना आ गया। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू शुरू में आपको ये चीज दिया ही है। पूछ रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला चलता है, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया ही है, करली में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में बी, और बटे में, बटे का मतलब भाग होता है, भाग को हम गुणा में चेंज कर देंगे। कॉस थीटा का वैल्यू है ए बटे बी, जब गुणा में चेंज करेंगे तो बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। इतनी जानकारी तो आपको भी होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी से बी हो गया कैंसिल, तो करली में ऊपर बच गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे बच गया आप लोगों का सिर्फ ए। ठीक है, यही हो जाएगा बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, बात खत्म। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या बोला है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की अगर माध्यिका अगर हम बात करें तो पहले 10 अभाज्य पूर्णांक बताओ कौन कौन से हैं। तो आपके पहले कौन है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 13 के बाद आपका 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आपका आ जाएगा 23, 23 के बाद 29। यही प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक है, इसका हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो n बराबर टोटल संख्या कितनी है, 10। 10 जो होती है सम संख्या कहलाता है। तो 10 अगर सम संख्या है, अगर कोई भी संख्या सम है और उसका आपको निकालना है माध्यिका, तो माध्यिका निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों की n बटे 2वां पद, n बटे 2वां पद और प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद। ठीक है, इसके बाद पूरे के पूरे बटे में 2 होता है। अब n हमारे पास 10 है, 10 में 2 का भाग दोगे तो 5वां पद आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 10 बटे 2 मतलब 5 और 5 1 6, तो 6वां पद और बटे में आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 5वां पद और 6वां पद, 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5, 5वां पद 11, 6वां पद 13, तो 11 और प्लस 13 और बटे में 2, तो हो जाएगा आपका 24, 24 बटे में 2 मतलब 12। माध्यिका जो आएगी मेरे प्यारे बच्चों 12 आ जाएगी, बात खत्म। अब लो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आगे है आप लोगों का कि यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -2 है तो पी का मान, मूल आपको दिया है, मूल मतलब एक्स का वैल्यू आपको दिया है -2, तो जहां पे भी एक्स आएगा वहां पे 2 रख लो, बात खत्म। तो यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब कि -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणे एक्स, एक्स मतलब -2 और माइनस पी बराबर 0। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, प्लस गुणा माइनस में करोगे तो -2 दूनी के 4, फिर माइनस पी बराबर 0। एक चीज देखो, -4 और +4 कैंसिल, तो माइनस पी बराबर 0 मतलब पी बराबर 0, बात खत्म। पी बराबर 0 मतलब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 का बी। आगे देखो, यहाँ पे 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। तो केंद्र प्रवृत्ति के माप कौन नहीं है, माध्य होता है, बहुलक भी होता है, माध्यिका भी होता है, मानक विचलन नहीं है मेरे प्यारों, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो